वाह, मजा आ गया। दिन भर की थकान समाप्त हो गई। बच्चों, चाय पीने का भी अपना एक मजा है कि नहीं? आप भी सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो बनाते हुए चाय क्यों पी रही हूँ। एक्चुअली हमारे आज की वीडियो का जो विषय है वह चाय के ऊपर ही है। चाय पीने का भी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, यहाँ तक कि प्रत्येक देश का अपना एक अलग तरीका होता है। तो बच्चों, चाय की चुस्कियां लेते हुए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज हम आपके 10वीं के कोर्स बी हिंदी में दी हुई पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग के पाठ 1, जिसका शीर्षक है झेन की देन, और इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छी तरह से समझने के लिए हमेशा की तरह हमने इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कहानी का सारांश और भाव पर केंद्रित है। दूसरा भाग कहानी को विस्तार से बताता है। तीसरा भाग इस पाठ का निष्कर्ष है और चौथा और अंतिम भाग आपको लेखक के बारे में बताता है। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी के इस पाठ के पहले भाग, जो कि आपको पाठ का सारांश और भाव बताता है, पर चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कम शब्दों में अधिक बात कहना एक कविता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जब कभी इस गुण का प्रयोग कवियों के साथ साथ लेखक भी करें, अर्थात जब कभी कविताओं के साथ साथ गद्य में भी इस गुण अर्थात कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयोग हो, तो उस गद्य को पढ़ने वालों को यह मुहावरा याद आ ही जाता है। सार सार को गही रहे थोता देय उड़ाए, अर्थात सही और सार्थक जिनका कोई अर्थ हो शब्दों का प्रयोग करके, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कम शब्दों में अधिक अर्थ निकलने वाले वाक्यों का प्रयोग करना बहुत कठिन काम है। फिर भी लेखक इस काम को करते हुए आ रहे हैं। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां इसी तरह से लिखी गई हैं। ठीक है, यही काम प्रस्तुत पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर ने भी किया है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग प्रस्तुत किया है, उनमें भी लेखक पढ़ने वालों से उम्मीद कर रहे हैं कि वे उनके द्वारा कहे गए शब्दों में अधिक अर्थों को निकालें। ये प्रसंग केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देते हैं। झेन की देन, जो हमारा आज का पाठ का विषय है, वह बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। पाठ का दूसरा भाग, जो कि आपको है, वह पाठ को विस्तार से बताता है, पर हम चर्चा करते हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? जवाब था मानसिक। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? तो कहने लगा, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम हम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, और अगर उसमें स्पीड का इंजन लगाने पर वह क्या होता है, 1000 गुना उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। तो इसमें लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर कोई आप है, वह स्पीड ब्रेक वो है आपका स्पीड दे रहे हो कार की, और अगर आपने उसको बहुत एक्सीलेटर को बहुत तेज दबा दिया, तो क्या होगा, आप किसी न किसी चीज से टकरा जाएंगे, है ना बच्चों? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने दिमाग की, आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके दिमाग की जितनी क्षमता है, अगर उससे अधिक उसको परेशान करोगे या उससे अधिक कार्य करवाओगे, तो क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, और वो हमें होने नहीं देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जापानियों की तरह हमें काम नहीं करना है, हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना है, ताकि काम अच्छा भी हो और हमें सुकून भी प्राप्त हो। फिर क्या हुआ कि शाम को वह मुझे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, और जापानी में इसे क्या कहते हैं, चा नो यू। बच्चों ध्यान दिया जाए, इसके ऊपर कई बार प्रश्न बनकर आता है कि जापान में चाय पीने की विधि को किस नाम से बुलाया जाता है, तो चा नो यू।
ठीक है, अब आगे भी एक और प्रश्न बन रहा है, मैं बताती हूँ पहले, फिर अपन बात करते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी अर्थात चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी अर्थात जो पत्तियों से बनी हुई कुटिया होती है। बाहर है वह बेढप सा मिट्टी का बर्तन था, मटकी होगी, उसमें पानी होगा, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर चले गए। तौलिया अर्थात जो हम नहाने के बाद हमारे शरीर को पोंछते हैं, या उसको है वह छोटा हाथ का रुमाल भी कह सकते हैं। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। वह हमें देखकर खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। सब जानते हैं चाइना में है वह, चाइना और जापान में है वह, अभिवादन की एक जो तरीका है वह कैसे होता है, वह उसको ऐसे तरह अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर उसने भी ऐसे ही किया, हमें प्रणाम किया। दोजो जो जापानी भाषा, देखो आज मैं तुम्हें एक नई भाषा भी सिखा रही हूँ, दोजो अर्थात आइए, तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलझाई। जानते हैं जिसमें अंगारे होते हैं और उसके ऊपर अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसे अंगीठी कहा जाता है। उस पर चायदानी रखी, चाय बनाने के लिए तपेली वगैरह उसने रख दी। बगल के कमरे में है वह जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई, उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। मैं इस पंक्ति को थोड़ा विस्तार से समझाती हूँ कि उन्होंने जो तरीका था उसका काम करने का, वहां पर जो इतना तरीका था वो इतना शांत था कि है वह इतना सलीके से हर काम हो रहा था, जिसको देखकर यह लग रहा था कि वहां पर है वह कोई वीणा के सुरों से जय जयवंती के सुर को गा रहा हो। वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। जो पानी के उबलने की जो आवाज आ रही थी वह भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, फाइनली चाय आ गई, जैसे अभी मैं भी पी रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों से भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 ही मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय भी नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे तक पीना, इट्स सो बोरिंग। लेकिन जापान के लोग इसको इसलिए करते हैं ताकि वो 1.5 घंटा अपने मानसिक जो उनका तनाव है उसको दूर कर सके। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल ही बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। लेखक अपनी खुद की बात कर रहा है, क्योंकि लेखक भी था उन 3 व्यक्तियों में। तो लेखक यहाँ ये कह रहा है कि इतनी शांति थी कि पहले तो मुझे लगा अरे कितना धीरे पी रहे हैं, कितना धीरे पी रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। मेरा मानसिक तनाव धीरे धीरे कम हुआ, दिन भर की थकान धीरे धीरे कम होने लगी। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों में उलझ कर रह जाते हैं, या फिर आने वाले समय के बारे में सपने देखने लगते हैं। हम लोग या तो बीते दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो बीत चुका है और दूसरा अभी आया ही नहीं। तो बात आती है कि सच क्या है? तो लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सच है, और यह समय कभी खत्म होने वाला नहीं है और बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, यह उनको चाय समारोह वाले दिन ही मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में देन के रूप में मिली हुई है। बच्चों, अब हम इस पाठ के निष्कर्ष की बात करते हैं। तो बच्चों, इतनी ज्यादा भी पढ़ाई मत करना आप लोग कि आप स्ट्रेस में आ जाएं। इस पाठ का यही निष्कर्ष है कि हमें हमारी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब हम इस पाठ के चौथे भाग अर्थात रविंद्र केलेकर जी जो कि लेखक है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रविंद्र केलेकर जी का जन्म 7 मार्च 1925 में दक्षिण गोवा के कोकोलिम क्षेत्र में हुआ था। कोंकणी, हिंदी और मराठी में उनकी 32 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। केलेकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण साहित्य अकादमी का फेलो भी चुना गया था। 27 अगस्त 2010 को हमेशा के लिए वह अनंत में विलीन हो गए। तो बच्चों, कैसी लगी केलेकर जी की ये रचना और आप इससे क्या सीखे हैं? अपने विचार आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। बाय बाय।